जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10 जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन इस यूनिट में आते हैं। आज हम उनसे जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन जो हायर एजुकेशन से वो किस प्रकार से आता है। देखिए, भारत में जो उच्च अधिगम संस्थाएं रही हैं, भारत में प्राचीन जो शिक्षा के केंद्र रहे हैं, शिक्षा की जो पद्धतियां रही हैं, उनसे जो क्वेश्चन है उनको पहला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में है, चाहे वो नैक दिया है, NIEDA है, NDRI है, CDRI है, यानी यहाँ पे जैसे आपको ICT में एब्रीविएशन से क्वेश्चन आता है, यानी संक्षिप्ताक्षर होता है, उससे आता है, फुल फॉर्म आता है, वही चीज़ आपको ये ध्यान रखना हायर एजुकेशन में इनसे रिलेटेड जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनके मुख्यालय कहाँ है, उनकी स्थापना का वर्ष क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे सीधे आपको ये 4 संस्थाओं के नाम दिए, वो चारों कहाँ सिचुएटेड है उनको सुमेलित करना है इसमें, तो आपको इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 2021 का क्वेश्चन है ये। जो नैक है ना, नैक देखिए, नैक प्लस इस तरीके से इंस्टीट्यूशन जो है संस्था को वो देता है कि कौन सा कितने अच्छे मतलब इंस्टीट्यूशन में आता है। तो ये जो है इसकी संस्था का जो केंद्र है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। NIEDA ये है दिल्ली में, NDRI जो डेयरी रिसर्च का करनाल में है, और CDRI कहाँ पे है, लखनऊ में है। The first regulatory body in higher education in India was set up under the rubric of the first regulatory body, यानी भारत में जो उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय है, यानी जो पूरी चीज़ों को संचालित करने वाला हायर एजुकेशन में है, उसके तहत आपसे ये पूछ रहा है कि पहला नियामक कौन सा ऐसा हायर एजुकेशन में जो सेटअप किया गया फर्स्ट रेगुलेटरी में है। MCI है, BCI, AICT है, UGC है, इनमें से कौन सा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि भारत में जो उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय है उसकी स्थापना MCI के तहत की गई है। ये ध्यान रखना हमको कि ये किसके तहत किया गया है, MCI के तहत किया गया है। तो भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना MCI के तहत किया गया। MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे 1993 में संशोधित किया गया। अब यहाँ से आपको ऐसा लगे ना कि UGC हो जाए, AICTE हो, तो यहाँ पे ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है कि हायर एजुकेशन में जो पहला रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो क्या है, MCI है। और MCI किस लिए, MCI का फुल फॉर्म क्या है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ जो है इंडिया है, जो ये काउंसिल एक्ट मेडिकल का बना था 1956 में, और बाद में ये 93 में इसको संशोधित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये हायर एजुकेशन से यहाँ आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बालिका दिवस, ये कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। हालांकि जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे जो शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 11 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये इस दिन मनाया जाता है क्यों, क्योंकि इसी दिन जो है 11 नवंबर को जो पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे उनका जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में ये जो है मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको ये दिया है कि लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो यहाँ पे आपको कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं, आपको सुमेलित करना है कि नोएडा, शिमला, भोपाल, लखनऊ इसमें कौन सा है। तो अभी आपने ऊपर भी देखा था संस्थाओं को सुमेलित करने वाला था, खासकर जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड और उनके जो भी मुख्यालय हैं। तो भारतीय जो उच्च अध्ययन संस्थान है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिनको हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा, हायर, ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, एडवांस स्टडी के लिए ये नोएडा यूपी में इसका मुख्यालय है। भारतीय जैविक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय जैविक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, तो भारतीय मृदा विज्ञान जो संस्थान है भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान का लखनऊ यूपी में। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान हो गया, उच्च अध्ययन में नोएडा यूपी हो गया, जैविक विज्ञान व अनुसंधान में शिमला हिमाचल में हो गया, मृदा के लिए भोपाल मध्य प्रदेश में हो गया। यानी मिट्टी के लिए अगर देखें तो इंस्टीट्यूशन जो है मिट्टी विज्ञान संस्थान भोपाल में है, गन्ना के लिए लखनऊ यूपी में है, और जैविक विज्ञान अनुसंधान के लिए शिमला में है, और नोएडा में उच्च अध्ययन के लिए है।
यहाँ पे आपको देखना है कि हाँ, यहाँ सुमेलित करना ना। अच्छा, ये ध्यान देना है कि हाँ, यहाँ पे सुमेलित करने वाला था ना ये क्वेश्चन, कि कौन सा कहाँ पे है। तो ये ध्यान देना है कि ये गन्ना जो अनुसंधान है वो लखनऊ में है। यहाँ पे देखिए वो एक्चुअली हाँ यही है, गन्ना अनुसंधान जो है ये लखनऊ में है, और सॉयल के लिए जो है ये भोपाल में है, जैविक के लिए नोएडा में है, भारतीय उच्च जो अध्ययन के लिए शिमला हिमाचल में है। यहाँ पे दिया है कथन एक को दो से सुमेलित करना है कि जो प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य होता था वो क्या मात्र ज्ञान प्राप्त करना, यानी प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि छात्र को स्कूली शिक्षा से परे इस जगत के बारे में, उसके जीवन से रिलेटेड उसको मतलब जीवन जीने के लिए तैयार करना था। कथन दूसरा, प्राचीन भारतीय शिक्षा ने पूर्ण आत्मज्ञान और आत्म मुक्ति पर बल दिया। तो कथन और कारण सही है, यानी जो आज का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारा जो प्राचीन जो शिक्षा का एक उद्देश्य था उसमें ये जीवन जीने की कला के बारे में बताया जाता था। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो हाँ, ये सही भी है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। उस समय आपने इतना नहीं देखा होगा कि बच्चे जो है इतना संत्रास स्थिति में कि वो अपनी जान को भी ले लेते थे। मतलब एक तरीके से जीवन जीने की जो बातें होती थी, मूलभूत चीज़ें, जो जीवन जीने का एक उद्देश्य होता था, वो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम में उस चीज़ों को मनुष्य में उस चीज़ों को, उन गुणों को जो है लाने की कोशिश की जाती थी। अभी क्या है कि प्राचीन भारत में यहाँ पे केवल ज्ञान की चीज़ों को नहीं फोकस करते थे, छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि छात्र को स्कूली शिक्षा से परे इस जगत में जीवन के लिए तैयार करना था। क्योंकि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसने पूर्ण आत्मज्ञान और आत्ममुक्ति पर बल दिया, पूर्ण आत्मज्ञान और आत्ममुक्ति पर बल दिया, जैसे विनम्रता, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, आत्म अनुभव, इन सारी चीज़ों पे। मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है कि स्कॉलर दिया है, कम्युनिकेशन वेरिएबल दिया है, आदि शंकरा, भरत मुनि है, पाणिनि है, और यहाँ पे देखिए जो दार्शनिक है उनके नाम दिए रामानुजा। अब इनके नाम दिए हैं कौन से, जो है 2021 में ही क्वेश्चन और 22 में भी वो शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आदि शंकर है उन्होंने आदि शंकरा का अद्वैतवाद दर्शन पढ़ा होगा। अद्वैत बहुत मतलब एक तरीके से आप कह सकते भक्ति आंदोलन को, एक भक्ति आंदोलन की लहर जो है लोगों के बीच में लाने वाले शंकराचार्य ही थे। तो वो जो थे वो उनका जो है अंतर्वैयक्तिक है ना, इंटरपर्सनल, इस तरीके से कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। तो ये कह रहे हैं कि आदि शंकरा जो है वो अंतःवैयक्तिक संप्रेषण से संबंधित है। भरत मुनि को हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं। तो भरत मुनि जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रस की अवधारणा का, और पाणिनि जो है वो व्याकरण के महत्व को बताते हैं। रामानुज जो है देशी भाषा का प्रयोग किए थे। नीचे दो कथन दिए गए असर्शन और रीजन का। देखिए, उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा जो प्रदत्त शिक्षा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो एजुकेशन दिया जा रहा है उनकी क्वालिटी में देखें तो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लेवल की क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। कारण क्या है कि हायर एजुकेशन की तुलना जो है उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक तो इसने ये बताया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग एजुकेशन मोड में दिया जाता है। अब दूसरा कह रहा है ये अलग अलग दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक जगह की आवश्यकता ही अलग है। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन जो है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं अलग अलग। आप वही चीज़ देखिए तो अपने ही भारत में पूर्व भारत में अलग दिया जाए, पश्चिम में अलग, दक्षिण भारत में अलग। तो क्षेत्रीय भिन्नताएं तो है, सही है। और इस संदर्भ में दिया गया कार्य की हायर एजुकेशन की तुलना आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो विद्यार्थी के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकता की पूर्ति करते, ये भी सही है। लेकिन ये अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट दोनों सही है लेकिन तुलना नहीं कर सकते, ये चीज़ जो है उसको जो है पूर्ति नहीं करता है। अलग अलग तो ठीक है। वर्तमान में जो है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान है? विच एमंग द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ जो यूनिवर्सिटी है जो एग्जिस्ट करता है इंडिया में करेंटली? वो कम्युनिटी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी, सेंट्रल है, प्राइवेट है। हमें ये जानना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी, डीम्ड क्या होती है, रिसर्च क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, कम्युनिटी यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं। इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत में ध्यान रखना है कि भारत में जो विद्यमान विश्वविद्यालय हैं उनके प्रकार में देखें, जो केंद्रीय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम द्वारा होता है,
वर्तमान में इसकी संख्या 54। ये आप ये देखिए क्वेश्चन 2022 या 21 के आसपास। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है तब बताया गया है। फिर इसी तरीके से हर एक राज्य में अगर देखें तो राज्य विद्यालय मान्यता दे तो 416। डीम्ड यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखना है कि ऐसे विद्यालय जिनकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत की गई होती है। तो ध्यान रखिए तीनों का करेंटली डेटा चेंज हो सकता है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमको कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और जो डीम्ड भी है वो जो है डीम्ड बना कैसे, वो ऐसा है कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत। और जो प्राइवेट होते हैं ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना राज्य केंद्र के अधिनियम द्वारा एक प्रायोजक निकाय के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित, ऐसे कौन से फैक्टर है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, अगर सम्मेलन कराओ, परिचर्चा आयोजित कराओ, इससे क्या क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगा। या विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों की हेल्प से जो है शोध को अपने यहाँ रिसर्च को बढ़ावा दे तो कुछ बढ़िया होगा। या विश्वविद्यालय को हम प्राइवेटाइज कर दे, इससे बढ़िया एजुकेशन होगा। या जो रिसर्च नहीं करते यानी जो शोध नहीं करते, यानी बाई क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर दोज फैकल्टी हु डोंट रिसर्च, जो शोध नहीं करते उन संकाय सदस्यों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था कर देना। या संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध कराना। अब इनमें समझना है कि हमको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना तो हमको इम्प्रूवमेंट क्या करना है। तो शिक्षा में गुणवत्ता या शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक विचार लाने के लिए और उस बदलाव को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप अच्छे सम्मेलन, परिचर्चा, सिंपोजियम वगैरह करते रहें और जो विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालय उनके साथ रिसर्च में कोऑपरेट करें। उनके रिसर्च में कोऑपरेट करेंगे, अपने स्टूडेंट को वहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी देखेंगे हमारे यहाँ इतनी क्वालिटी जो है रिसर्च होनी चाहिए। और जो संकाय सदस्य विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन, यानी अगर आप चीज़ें नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं तो आजकल ई कंटेंट जो है उसकी अवेलेबिलिटी कराइए, इससे जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Which among the following adversely affect the inclusive character of the institution of higher education? निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। हायर एजुकेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विपरीत रूप से हायर एजुकेशन को प्रभावित करती हूँ। टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना, बहुत सक्षम संकाय सदस्य का चयन करना, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग, टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, या टू प्रोवाइड फंड फॉर डूइंग क्वालिटी रिसर्च। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि संस्थाओं के चयन में जो एक समान कसौटी सबके लिए, चाहे कोई अच्छा हो बुरा हो, एक ही कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सकता है, किंतु ये हायर एजुकेशन की समावेशी जो इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स के विपरीत रूप से उसको प्रभावित करता है, क्योंकि सभी क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दशाएं एक समान नहीं होती। यानी आप ये सोच लो कि नहीं हम जहाँ पे बहुत अच्छे रिसर्च होने हैं और नहीं भी होने, सबको एक ही दृश्य देंगे, फंड भी एक ही दृष्टि से रेज करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं, हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति की ज़रूरत अलग है। हर एक यूनिवर्सिटी से कुछ नए चीज़ें रिसर्च में आनी चाहिए। हम एक ही चीज़ पे मतलब कि एक ही दृश्य, अगर हम मतलब कि एक तरीके से जिस एरिया में इन्वेस्ट करेंगे उसी में करते जाएंगे, एक ही दृश्य से सबको वो करेंगे, तो ये चीज़ जो है परिणाम घातक सिद्ध कर सकती है, ये कहने का मतलब है। अकॉर्डिंग टू मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिस तरीके से जिस भी कॉलेज का अपना किस तरीके से वो अपने यहाँ के स्टूडेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ भी, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आप उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको फंड वगैरह देंगे। तो सिर्फ एक कसौटी का प्रयोग या मानक को मान के तो वो चीज़ नहीं सही पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, दूसरा है रीजन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया है कि भारत में जो हायर एजुकेशन है उसकी विद्यमानता के सामाजिक संदर्भों की जटिलता संभवतः प्रणालीगत सुधारों को असंभव बना देती है। भारत में कह रहा है कि जो हायर एजुकेशन है यहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच हायर एजुकेशन एग्जिस्ट इन इंडिया वेरी लाइकली मेक सिस्टमेटिक रिफॉर्म इम्पॉसिबल। क्या इतना इम्पॉसिबल बना देता हमारे यहाँ का जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है कि उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ये कह रहा है कि यहाँ पे जो अपर्याप्त अवसंरचना है, यानी
the inadequacy of infrastructure and the attitude of the academic community to prefer status quo than taking risk with experiment and innovation that requires initiative and considerable effort are the principal impediments। यानी अपने यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तरफ से अपर्याप्त और संरचना और अकादमिक समुदाय द्वारा प्रयोग और नवीन परिवर्तनों का जोखिम उठाने के बजाय, क्योंकि इसमें पहल और काफ़ी प्रयासों की ज़रूरत है, यथा स्थिति को अधिमानता देना प्रधान अवरोध है। यानी यहाँ के लोगों को ये भी एक आरोप लगा दिया कि इनके एजुकेशन में ये बदलाव क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि ये बदलाव के आकांक्षी है ही नहीं। अगर ये बदलाव के आकांक्षी है ही नहीं तो बदलाव संभव है ही नहीं। तो क्या ये दोनों ही बातें सही है? तो ये दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी है। भारत में जो हायर एजुकेशन की विद्यमानता है, उसके सामाजिक संदर्भों की जटिलता, यहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, संभवतः वो प्रणालीगत सुधारों को असंभव बना देती है कि आप कुछ सुधार करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे एक तो अपर्याप्त अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और अकादमिक समुदाय द्वारा प्रयोग और नवीन परिवर्तनों को जोखिम उठाने के बजाय, क्योंकि इसमें पहल और काफ़ी प्रयासों की ज़रूरत होती है, यथा स्थिति जैसा है वैसा ही चलने दे, ऐसा लोगों की मानना है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी प्रयास भी करते हैं तो भी आप कुछ परिवर्तन नहीं ला पाते, यथा स्थिति बनी रहती है। अन्य सरल शब्दों में यही चीज़ कहें कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़िवादिता जो है वो सुधार को करने ही नहीं देती है, और ये चीज़ जो है भारत में हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा एक तरीके से अभिशाप साबित होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अभी हमने बताया कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, जितने भी, उनका एक बार डेटा जो करेंट है उनको ध्यान में रखना है आपको। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है? एक तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये यूजीसी द्वारा स्थापित किए जाते हैं, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं यूनिवर्सिटी, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जाते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, नीति आयोग द्वारा पोषित होते हैं। यानी एक तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है वो किसके द्वारा क्या उसका चलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो एक तो जो है ये बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है वो यूजीसी के द्वारा नहीं बल्कि संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पहली चीज़, संसद के एक अधिनियम द्वारा। दूसरा, केंद्रीय सरकार जो इसको फंड करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। तो पहली चीज़ हो गई कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई है जिसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई जिसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार द्वारा ही वित्त पोषित होते हैं तथा शिक्षा मंत्रालय का जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके क्षेत्र के तहत ही आता है। भारत में जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? मिथिला, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। भारत में सबसे पुराना कौन सा था? तक्षशिला था। भारत में सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कब हुआ? तो भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 700 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था और ये उस समय अध्ययन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यानी जो तक्षशिला था जिसकी स्थापना 700 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, ये उस समय अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। देश विदेशी विद्यार्थी पढ़ने के लिए तक्षशिला आया करते थे। ये प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि उस समय के जो चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। और पाणिनि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चरक, ये सभी कहाँ से जुड़े हैं? तक्षशिला से। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुआ कि भारत में पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है, स्थापना 700 के आसपास हुआ। उस समय प्रमुख केंद्र था, देश विदेश से लोग तक्षशिला पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत का सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय में से एक था और यहीं से पाणिनि, कौटिल्य, चरक, ये सभी निकले हैं तक्षशिला से। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर यूजीसी ने क्या प्रस्तुत किया? बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी इंट्रोड्यूस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस, यानी जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वो चीज़ जो है प्रस्तुत किया, या मॉड्यूल ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज यूजी लेवल, यानी अवर स्नातक स्तर पे जो पर्यावरणीय अध्ययन पर मापदंड, और एमफिल पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य हेतु जो कोर्स वर्क है, क्या चीज़ किया? तो भारत का जो भारत के जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पे ही यूजीसी ने अवर स्नातक स्तर पर, कहाँ पे? अवर स्नातक स्तर पे पर्यावरणीय अध्ययन पर मापदंड प्रस्तुत किया है ना। ये ध्यान रखना कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पे विश्वविद्यालय ने अवर स्नातक पर पर्यावरणीय अध्ययन पर मापदंड प्रस्तुत किया है। ओपन लर्निंग डिनोट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये देखना है कि ओपन लर्निंग क्या डिनोट करता है? फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड स्पेस, लर्निंग इन ओपन स्पेस, लर्निंग विदाउट एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन,
तो यहाँ पे देखिए मुक्त अधिगम क्या निर्दिष्ट करता है, तो मुक्त अधिगम निर्दिष्ट करते हैं काल और स्थान के संबंध में नम्यता और मुक्त स्थान में अधिगम। तो आज के लिए यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।